संबोधन के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान और वर्तमान में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के भी निदेशक माननीय प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी को आमंत्रित करता हूं। सर प्लीज। धन्यवाद। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली द्वारा आयोजित इस चर्चा परिचर्चा में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित परमादरणीय टंडन सर, इस चर्चा परिचर्चा का स्वागत पर मंतव्य जिन्होंने प्रस्तुत किया वे क्षेत्रीय निदेशक प्रोफेसर अपर्णा जी, हमारे साथ मंच पर उपस्थित योगेंद्र जी प्रोफेसर, और इस परिचर्चा में सहभागी सभी हिंदी प्रेमी छात्र छात्राओं, अध्यापकों और साहित्यिकों को सादर प्रणाम करता हूँ, सस्नेह नमस्कार करता हूँ। भारतीय भाषाओं के अंतर्संबंध और राष्ट्रीय एकात्मता की दृष्टि से जो विषय हमने आज चर्चा परिचर्चा के लिए रखा है, उसके मूल में हम नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को जो ऐसा लग रहा है कि प्रादेशिक भाषाओं के कारण उस प्रादेशिक भाषाओं की ओर देखने के दृष्टिकोण में परिवर्तन हम इस चर्चा परिचर्चा के माध्यम से लाना चाहते हैं। मित्रों, हम सबको पता है कि आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में जब देश पूरी तरह से विशृंखलित था और अंग्रेजों ने बहुत सोची समझी नीति के तहत तोड़ो फोड़ो और राज्य करो इस नीति को अपनाया, और ये बात जब हमारे ध्यान में आ गई कि जब हम एक सूत्र में बंध नहीं पाएंगे तब तक हमें स्वतंत्रता मिलना संभव नहीं है, और ऐसे विपरीत परिस्थिति में संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण काम उस समय में हिंदी ने किया। आपने देखा होगा कि पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संपर्क भाषा के रूप में सभी को, बांग्ला से लेकर तमिलनाडु तक और कश्मीर कन्याकुमारी से लेकर केरल तक सारे लोगों को एक सूत्र में जो है वह हिंदी ने बांधा था, और इसी के कारण जो है वो हम लोगों ने इस स्वतंत्रता का अनुभव किया। आज उसी देश में, भारत में, हम हिंदी के माध्यम से जो नागरिक परिसंवाद हम लोग कर रहे हैं, या हिंदी भाषा के माध्यम से भारतीय भाषाओं के विवेचन की बात जब हम कर रहे हैं कि वह क्षमता हम भारतीय भाषाओं में है, और आज जब हम आज़ादी के 75 वर्षों में जो विकास यात्रा हमने की है, उस विकास यात्रा में हमें आज ऐसा लगता है कि इस भाषा को या भारतीय भाषाओं को या संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में जोड़ने के लिए या भाषिक एकात्मता के लिए हमें भाषा के साथ साथ लिपि को भी महत्व देना पड़ेगा। आज भारतीय भाषाओं को अन्य भाषाभाषियों के साथ जोड़ने में मुख्य बाधा अगर कौन सी चीज है तो वह लिपि है। लिपि के कारण आज अन्य भाषाभाषी उस भाषा को देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता, और इसलिए संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम में जैसे हिंदी ने हमारे संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा था, वैसे ही हमें आवश्यकता है कि आज वो लिपि काम कर सकती है। अगर पूरे भारतीय भाषाओं को हमें एक सूत्र में बांधना है तो लिपि का, देवनागरी लिपि का प्रयोग
बढ़ाने की आज हमें नितांत आवश्यकता है। और इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरह हिंदी ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांध दिया था, वैसे ही स्वतंत्रोत्तर काल में लिपि के माध्यम से संपूर्ण भारतीय भाषाओं को या साहित्य को एक सूत्र में हम बांध सकते हैं, एकात्मता उसके माध्यम से स्थापित कर सकते हैं। जो यहाँ भाषिक समृद्धि के बारे में बार बार ये कहा गया है कि यहाँ भारतवर्ष में जितनी भाषाई विविधता आपको देखने को मिलेगी, विश्व के धरातल पर ऐसा एक भी देश आपको नहीं देखने को मिलेगा कि जहाँ इतनी भाषिक विविधता आपको देखने को मिलेगी। और इसलिए स्वतंत्रता संग्राम में हमें ये अपेक्षा जरूर थी कि भारत राष्ट्र स्वतंत्र होने के बाद जैसे हमने राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया, राष्ट्रगान को स्वीकार किया, वैसे हम राष्ट्रभाषा को भी स्वीकार करें। लेकिन आज 75 वर्षों की यात्रा के बाद मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों नहीं लगा किसी को। आखिरकार केवल कौन से कारण हो सकते हैं कि इस देश में आज तक राष्ट्रीय भाषा को या किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। अब इन 75 वर्षों की यात्रा के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सोची समझी नीति रही होगी, क्योंकि एक भाषा एक देश ये कल्पना पाश्चात्य से आई हुई कल्पना है। और ये बांग्लादेश में तो संभव है, पाकिस्तान में तो संभव है, लेकिन जहां भारत देश में जहां 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी, इतनी भाषिक विविधता आपको देखने को मिलती है, वहां यह कदापि संभव नहीं है। और इसलिए हमें अब भारतीय भाषाओं को साथ में लेकर इस देश को पुनः एक सूत्र में बांधने की हमें पहल करनी पड़ेगी। और नई शिक्षा नीति के माध्यम से वर्तमान सरकार के द्वारा ये पहल बहुत मजबूती के साथ की गई है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये भाषाएं ऊपरी तौर पर भले ही हमें अलग अलग दिखाई देती हों, लेकिन इनमें इनकी सारी भाषाओं की स्रोत भाषा जननी भाषा के रूप में संस्कृत होने के कारण इनमें आपको एकरूपता भी बहुत प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगी। मैं मूलतः महाराष्ट्र का मराठी भाषी विद्यार्थी हूँ। महाराष्ट्र से आप बगल में कर्नाटक में जाएंगे तो वहाँ कन्नड़ भाषा बोली जाती है। मैं जब शुरू में क्षेत्रीय निदेशक बना और पहली बार मैंने कर्नाटक का दौरा किया तो हमारे क्षेत्रीय निदेशक परमान जी हमारे साथ में थे, और ऑटो में बैठने के बाद तुरंत ऑटो वालों को उन्होंने निर्देश दिया। ऑटो वालों ने पूछा इकड़वा, तो उन्होंने कहा इकड़वा। मैंने कहा ये इकड़वा क्या है? तो इसका अर्थ है कि इधर जाना है, तिकड़वा उधर जाना है। अब देखिए महाराष्ट्र में मराठी में इकड़े मतलब इधर जाओ और तिकड़े मतलब उधर जाओ। ये यहाँ का इकड़े कन्नड़ में जाकर इकड़वा हो जाता है और यहाँ का तिकड़े उधर जाकर तिकड़वा हो जाता है। तो ये बहुत अंतर नहीं है और ऐसा एक शब्द नहीं है। जब भारत भूषण जी जम्मू कश्मीर से मेरे यहाँ एक दिन जलपान के लिए आए तो उस समय में उन्होंने कहा कि मैंने कहा अभी जाते हैं, तो साथ ही मैं किसी से बात कर रहा था, फोन आया तो उन्होंने बताया कि क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको कहा कि मैं मराठी में बोल रहा था, तो मैंने कहा मैं न्यारी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा डोगरी में भी उसको यही कहते हैं। तो ये जो शब्दों की यात्रा है, वो शब्दों की यात्रा आपको ये बताएगी कि ये सारी भाषाएं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि कहीं चौराहा बोला जाता है, कहीं चौक बोला जाता है। गुजरात में जाओगे तो वही चौकड़ी हो जाता है।
ये एक ही शब्द ऐसा है कि जो लगभग 22 भाषाओं में से 17 से 18 भाषाओं में समान रूप से थोड़ा बहुत अंतर के साथ प्रयुक्त किया जाता है। और ये इस बात का द्योतक है कि हमारी सारी भारतीय भाषाओं में कहीं न कहीं अंत संबंध मूलभूत मात्रा में रहा है। हमें एक दिन हमने वो ठंडा मतलब कोका कोला ये विज्ञापन सुना और पता चला कि ये विज्ञापन इतना लोकप्रिय क्यों हुआ। तो उसके अनुसंधानकर्ता के फिर बात ध्यान में आ गई कि ठंडा इस शब्द के प्रयोग के कारण ये विज्ञापन इतना लोकप्रिय हुआ है। अब उस विज्ञापन की मूल स्क्रिप्ट शायद 41 पेजेस की है, 41 पेजेस की है, लेकिन उन्होंने जो कारण बताया कि 22 भाषाओं में से लगभग सारी भाषाओं में ठंडे को ठंडा ही कहा जाता है। बांग्ला में भी ठंडा कहा जाता है, तमिल कन्नड़ में भी कहा जाता है या अन्य भाषाओं में कहा जाता है। तो ये जो अंतर संबंध है वो हमें इस बात की ओर परिचय देता है कि ये भारतीय भाषाएं ऊपरी तौर से भले ही अलग अलग दिखाई देती हों, लेकिन इनमें बहुत अंतर संबंध रहा है। यही अंतर संबंध आप जो भी साहित्यिक प्रवाह यहाँ आए हैं, मैंने कबीर और तुकाराम पर काम किया है कि कबीर और तुकाराम में न केवल समानता है, विषमता तो उनमें है, लेकिन समानता भी है। देखिए 14वीं शताब्दी में कबीर होते हैं और कहते हैं कि जीवित पुत्र मारही डंगा, मुआ पीछे ले गए गंगा। और उसके 200 साल बाद उसी अभिव्यक्ति को तुकाराम मराठी में कहते हैं कि आस्ताना नाही केले अन्नदान, मेल्यावर म्हणे पिंडदान। मतलब इतना भाव साम्य कि किसने किसका चुराया। प्लैगरिज्म उस समय में नहीं था, नहीं तो लोग तुकाराम पर प्लैगरिज्म का आरोप करते हैं कि किसने किसका चुराया। और ये एक नहीं, ऐसे हजारों शब्द मैं आपको बता दूं जिस कोश का इन्होंने जिक्र किया है टंडन जी ने। वो कोश हमारे केंद्रीय हिंदी निदेशालय के स्टॉल पर है, 2 मिनट, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के स्टॉल पर है। उसके 22 भाषाओं के शब्दों की यात्रा मैं केवल एक उदाहरण आपको बताता हूं। जैसे अंग शब्द है, संस्कृत में अंग कहते हैं, पंजाबी में उसको आप देखिए संस्कृत में अंग होता है, असमी में, तेलुगु में अंकम होता है, तमिल में नाड़ी होता है, और ऐसे पंजाबी में अंग होता है। और ऐसे एक नहीं, मतलब 22 भाषाओं में से अधिकांश शब्द आपको देखने को ऐसे मिलेंगे कि जो लगभग 13 से 14 भाषाओं में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। और ये नहीं, केवल आप रोमांटिसिज्म का उदाहरण लीजिएगा। रोमांटिसिज्म की धारा जो जैसे बांग्ला में आई है वैसे वो महाराष्ट्र में नहीं आई है, या वैसे ही वो पंजाब में नहीं गई है। तो उसमें स्थल काल के अनुरूप कुछ परिप्रेक्ष्य हुए हैं, कुछ शब्द विरोधाभासी भी रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समय अभाव के कारण इस चर्चा परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम ऊपरी तौर पर भले ही अलग अलग दिखाई देते हो, ये भाषिक विविधता दिखाई देती हो, लेकिन इन भाषाओं में या भाषा के साहित्य में जो अंतर संबंध है, उस अंतर संबंधों को हमें नए सिरे से नई पीढ़ी के सामने अनुसंधान के माध्यम से उजागर करने की आज नितांत आवश्यकता है। और ये प्रेमचंद जी का और मराठी के बाबूराव बागुल, इनकी कहानियों का तुलनात्मक अध्ययन किया और अद्भुत साम्य आपको उसमें दिखाई देगा। मैंने तुलसी का और एकनाथ का तुलनात्मक अध्ययन किया, तुलसी का और ज्ञानेश्वर का तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि इनमें न केवल भाव साम्य है, विचार साम्य है, बल्कि अन्य माध्यमों से इसमें आपको वो समानता में देखने को मिलेगी। मैं इस अवसर पर अध्यक्षीय समापन करते समय केवल इतना ही कहूँगा कि भाषा ही वो एक माध्यम है मित्रों कि जो हमें पुनः एक सूत्र में जोड़ सकती है। जो प्रादेशिक अस्मिता धीरे धीरे चरमोच्च बिंदु पर पहुंच रही है और कभी कभी लगता है कि देश की अखंडता में वो बाधा बनने जा रही है क्या,
उस अस्मिता को हम लिपि के माध्यम से और भाषा के माध्यम से पुनः एक सूत्र में जोड़ने का काम कर सकते हैं। इतना ही मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।